हेलो एवरीवन, आज हम द वाइट टाइगर मूवी को एनालाइज करेंगे जो कि 2021 ऑस्कर्स में बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेटेड थी। इस वीडियो में हम इसके हिडन मैसेज को समझेंगे कि ये कन्वे क्या करना चाहती है। एंड डोंट फॉरगेट दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ए नॉवल विच वॉन द इंटरनेशनल मैन बुकर्स प्राइज इन 2008। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली ये मूवी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इनइक्वालिटी पर फोकस्ड है। कुछ हद तक आप इसके थीम को, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन द सर्वेंट एंड हिज मास्टर, को ऑस्कर विनर पैरासाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं। बट ये मूवी का मेन आइडिया काफी अलग है। नटशेल में बात करें तो मूवी का प्लॉट टू आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म, मतलब पूंजीवाद। सेकेंड वन इज सोशलिज्म, मीन्स समाजवाद। लेट्स डिस्कस इट। ये कॉन्सेप्ट हमें मूवी के सैटारिकल एंडिंग को समझने में हेल्प करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। सोशलिज्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप या मैं एक सोशल पर्सन है, और कम्युनिज्म का भी कम्युनल हार्मनी या डिसहार्मनी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सोशलिज्म एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें सोशलिस्ट सोसाइटी में कॉमन मैन के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसा कि चाइना या फिर क्यूबा जैसी कंट्रीज में है। वहां लैंड या जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसी तरह से वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके थ्रू वेल्थ क्रिएशन हो सकता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। एग्जांपल फैक्ट्रीज, माइंस, बैंक्स एटसेट्रा। जिसका मतलब ये हुआ कि इन एक्टिविटीज को कोई एक पर्सन कंट्रोल नहीं करेगा। चूंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में है इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब वर्कर्स खुद ओनर हुए ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। सोशलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनइक्वालिटी का रूट कॉज माना जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे सोसाइटी में लोगों के पास घर या पर्सनल व्हीकल्स नहीं हो सकते, बस वो इन चीजों का प्रोडक्शन के ओनर नहीं हो सकते। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी कहते हैं। बेसिकली ये टर्म्स कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, इनका परसेप्शन कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रशिया में या चाइना में सोशलिज्म की बात करते हैं तब वहां के लोगों के लिए आप कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज सोशलिज्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड सेकेंड इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब तक हमने जिस सोशलिज्म की बात की वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज किया जाता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एबॉलिश। सेकेंड आइडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फेथ रखता है, जैसा इंडिया में। इस टाइप के सिस्टम में बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन सोशलिज्म की बात करें तो ये दो आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। दिस वर्ड सोशलिज्म इज आल्सो मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन रीड द प्रीएम्बल। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। इसके आने से इकोनॉमिक सेक्टर का लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ। इस पॉलिसी ने काफी हद तक कंट्री के सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को हार्म किया है। एग्जाम्पल, प्लानिंग कमीशन इज टोटली अबॉलिश्ड नाउ एंड नीति आयोग लुक्स लाइक ए डमी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग कमीशन। नाउ सेकेंड थिंग इज कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, जिसके कारण वर्कर्स को ओवर टाइम वर्क करना होता है और सैलरी भी कम दी जाती है। और यहाँ से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसमें मार्क्स ने रिच सेक्शन को हैव्स कहा है और पुअर सेक्शन को हैव्स नॉट। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे सोशलिस्ट आइडियाज का जन्म होता है। एंड नो सोसाइटी कैन बी सोशलिस्ट बिफोर हैविंग गॉन थ्रू द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। आसान लैंग्वेज में कहें तो कैपिटलिस्ट लोगों की इनसिक्योरिटी को एज ए टूल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इस कोरोना टाइम्स में टीवी पे कोई ऐड देखते हैं तो मैक्सिमम एड्स को कोरोना वायरस को सेंटर में रखकर बनाया जा रहा है। ये तो था इन आइडियोलॉजीज का सिंप्लीफाइड वर्जन। अगर आप इसे और समझना चाहते हो देन रेफर दीज टू बुक्स और इट्स समरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स एंड दास कैपिटल। प्लॉट पर आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर बलराम है। वो एक एंटरप्रेन्योर है। बलराम पूरी स्टोरी नरेट करता है कि वो कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। यहाँ बलराम को बचपन में ब्रिलियंट किड शो किया गया है, जो कई पीढ़ियों में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। द व्हाइट टाइगर। और वो तुम ही हो बेटा।
बट बाद में उसे स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए पैसे अर्न करना है। बलराम जिस विलेज में रहता है वहां के जमींदार फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों का पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रांग होल्ड है। बलराम काफी कनिंग है। वो जमींदार के बेटे अशोक को टारगेट करता है जो अभी अभी यूएस से लौटा है। अशोक की वाइफ है पिंकी जो कि एनआरआई है और यूएस में रहती है। बलराम किसी तरह से अशोक के यहाँ एज ए ड्राइवर काम करने लगता है और अपने मालिक जो कि है अशोक उसकी काफी इज्जत करता है। स्टोरी में इस बात पर काफी फोकस किया गया है कि बलराम लो कास्ट का पर्सन है और पुअर है, which basically means बलराम lies in the side of haves not according to Karl Marx। वहीं अशोक है rich means he lies in haves section of society। धीरे धीरे बलराम अशोक के काम करने के तरीकों को कीनली ऑब्जर्व करता है और काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब एक दिन पिंकी के बर्थडे पार्टी के बाद बलराम की जगह वो ड्राइव करती है जो कि काफी नशे में होती है। उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एक गरीब बच्चे की डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद बलराम कहता है सर एंड मैम आप लोग टेंशन न लीजिए, इन गरीबों के बहुत बच्चे होते हैं और एक डेथ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग एक्सीडेंट सीन से भाग जाते हैं उस बच्चे को वहीं रोड पर छोड़कर। अगेन यहाँ बलराम के डायलॉग्स में मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शो किया गया है। नेक्स्ट डे जब बलराम वापस जॉब पर आता है तब उससे अशोक की फैमिली एक एफिडेविट साइन करवाती है जिसमें यह लिखा होता है कि उस दिन वो अकेला ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद बलराम है। नाउ यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है। यहाँ बलराम को एक सोशलिस्ट प्रोलेटेरिएट शो किया गया है जो अब ये बात समझ रहा है कि कैपिटलिस्ट पीपल के माइंड हमेशा अपना फायदा देखते हैं। बलराम को इस बात का आइडिया भी है कि अब उसको एज ए ड्राइवर अशोक की फैमिली रिप्लेस करने वाली है, बट उसका प्लान कुछ और है। एक दिन जब अशोक किसी पॉलिटिशियन को ब्राइब देने जाता है तब बलराम अशोक को मार देता है और वो पैसे लेके भाग जाता है। अब यहाँ से बलराम का माइंडसेट एज ए कैपिटलिस्ट शो किया गया है। वो बैंगलोर जाता है क्योंकि अशोक के फ्यूचर प्लान्स भी बैंगलोर के थे। अशोक के अकॉर्डिंग आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन इन बैंगलोर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। उनकी थिंकिंग अब कैपिटलिस्ट सोच की है, इसलिए वो पहले पुलिस को ब्राइब करता है जिससे मार्केट में उसका कंपटीशन कम हो जाए और वो इजीली ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर पाए। और फिर वो एक स्टार्टअप शुरू करता है जिसका नाम होता है द व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स। इस पूरी स्टोरी में एक चीज जो शो की गई है वो ये कि एक इंसान के आइडियोलॉजीज कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब बलराम बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है और उसने अपना नाम चेंज करके अब अशोक कर लिया है जो कि एक कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड से था। नाउ स्टोरी एंड्स विद दिस सैटारिकल डायलॉग। मैंने अपनी जगह बदल ली, मैंने कर दिखाया, मैं पिंजरा तोड़कर निकल आया। अगर इस मूवी को एक लाइन में सम अप करना हो तो मैं कहूंगा A socialist remains a socialist until he finds an opportunity to be a capitalist. With this, it's a wrap. Take care and God bless you all.